जनवरी अटेम्प्ट में अब बचे हुए मात्र 8 महीने और इन 8 महीनों के अंदर तुझे 11th भी कवर करनी है, 12th भी कवर करनी है। देख, मुझे पता है क्लास 11th के अंदर तू बेसिक्स बना रहा था और बेसिक्स बनाते बनाते सिलेबस इतनी तेजी से कोचिंग वालों ने एस्केलेट कर दिया कि आज तेरा 11th भी वेस्ट हो चुका है और 12th के अंदर भी स्टार्टिंग का पार्ट बहुत ज्यादा टफ है, तो अभी डीमोटिवेट होकर बैठा है। लेकिन मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि अगले 8 महीने अगर तू एक सही टाइम टेबल से और एक सही स्ट्रैटेजी से पढ़ाई करता है तो 11th और 12th दोनों को सही तरीके से कवर किया जा सकता है और जेईई मेंस के अंदर 99 परसेंटाइल और एडवांस के अंदर अंडर 5000 रैंक स्कोर करी जा सकती है। और इसके लिए एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी चाहिए होगी। देख, मैंने एक बच्चे से बात करी थी, उस बच्चे से मैंने पूछा कि भाई तू 11th कवर करने के लिए क्या करेगा, तो उसने मेरे को बोला भैया मैं अपने कोचिंग के सारे लेक्चर देख लूंगा, सारे डीपीपी लगा लूंगा, सारे मॉड्यूल लगा लूंगा। और ये सुनने के बाद ना मेरे कान से खून आ गया। भाई इतना ज्यादा अनरियलिस्टिक प्लान अगर तुम बनाओगे ना तो वो कभी भी फॉलो नहीं हो पाएगा। एक रियलिस्टिक प्लान बनाना होगा और वही प्लान आज के इस वीडियो में मैं तेरे को देने वाला हूं। ऐसी वीडियो तेरे को पूरे YouTube पर कोई नहीं देने वाला है क्योंकि ये इतनी डिटेल्ड होगी ना जितनी तूने कभी सोची भी नहीं होगी। तो बस एक काम कर लेना, प्लीज इस वीडियो को एंड तक देख लेना। बहुत मेहनत से बनाई मेरे भाई ये वीडियो मैंने, और साथ में इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले अगर तू सच में IITian बनना चाहता है, क्योंकि मैं तो बना के रहूंगा। और कमेंट सेक्शन में लिखना आई विल डू इट, क्योंकि यार होता क्या है, लिखने से अपने सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज जाता है कि हाँ यार करके दिखा। स्टार्ट करते हैं। देख, अगर तेरी क्लास 11th इस समय वेस्ट हो चुकी है और अगर तू 12th क्लास के अंदर रहते हुए अपनी 11th को बचाना चाहता है और 12th को कंटिन्यू करना चाहता है तो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं भाई जिसके ऊपर तेरे को फोकस करना होगा। देख, क्लास 11th के 100% सिलेबस पर अभी फोकस मत कर। अभी पहले 45% उस पार्ट पे फोकस कर जो 12th के अंदर भी यूज होने वाला है और जेईई के अंदर ज्यादा पूछा जाता है। ये कौन सा पार्ट है ये मैं तेरे को बता देता हूं। देख मेरे भाई, क्लास 11th के कुछ चैप्टर्स मैंने यहां पर लिखे हैं, जैसे यूनिट डायमेंशन, वेक्टर्स, काइनेमैटिक्स। ये वो चैप्टर्स हैं जो 12th के बेसिक भी बनाते हैं और जेईई के अंदर भी पूछे जाते हैं। फ्रिक्शन, वर्क पावर, एनर्जी और रोटेशन के भी मतलब बेसिक फॉर्मूले वगैरह जो है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूंगा तो मोल कंसेप्ट, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों का बेसिक बनाता है। और इसके बाद अगर मैं मैथ्स की बात करूंगा तो बेसिक मैथ्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रेट लाइन एंड सर्किल, ये वो चैप्टर्स हैं जो 12th का बेसिक बनाते हैं। अब इसी के अंदर अगर मैं तेरे से कुछ और चैप्टर्स करने को बोलूंगा जो कि जेईई के लिए इंपॉर्टेंट है, हाँ 12th के लिए वो बेसिक नहीं बनाते बट 11th के लिए, जेईई के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो फिजिक्स के अंदर होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इस लिस्ट में तू ऐड कर सकता है, ठीक। केमिस्ट्री कितना अगर मैं बोलूंगा तो इसी लिस्ट में तू ऐड कर सकता है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। थोड़ा बहुत उसका बेसिक वैसे भी बच्चों को पता होता है, बट अगर तू उसको अच्छे से कवर कर लेगा तो वो तेरे लिए जेईई मेंस के लिए, एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर थर्मोडायनेमिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इसके साथ में जो इन सब के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो क्लास 11th का है वो है हाइड्रोकार्बन। तो ये जो चैप्टर्स हैं ये पहले ये कवर कर लो, फिर जो मैंने चैप्टर्स बताए फिर तुम इनको कवर कर सकती हो। और अगर मैं मैथ्स की बात करूंगा तो मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि वो 12th के अंदर नहीं है, केवल 11th के अंदर ही है, तो इन चैप्टर्स के बाद कोशिश करो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम फटाफट से कवर कर लें। अब तक कवर करने के लिए ना ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, लेक्चर देखना चालू कर देंगे, डीपीपी मॉड्यूल करना चालू कर देंगे। एक चैप्टर को करने में 15 दिन लग जाएंगे और तुम्हें साथ में 12th भी कवर करनी है। तो अब 11th साथ साथ कैसे कवर करनी है ये मैं आपको बताता हूं। देख, 11th अगर तू साथ साथ कवर करना चाहता है तो YouTube पे जा, कोई भी 8 घंटे का वन शॉट सीरीज उठा ली। मंजिल बैच है, अनअकैडमी का आइटम्स बैच है, ऐसे करके बहुत सारे बैचेस हैं, ठीक है। इस 8 घंटे की वन शॉट सीरीज को 2-2 घंटे के 4 लेक्चर में डिवाइड कर ले। 2 घंटे का बैकलॉग आर बना ले डेली का, और उस बैकलॉग आर में आज लेक्चर देख, कल लेक्चर देख, परसों लेक्चर देख, उसके बाद लेक्चर देख। 4 दिन में तेरा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद भाई कोई भी 11th क्लास के बैच से या टेलीग्राम से कहीं से भी ना 30 से 40 क्वेश्चंस की डीपीपी अरेंज कर ले, ठीक है। वो जो डीपीपी होगी ना, क्वेश्चन की डीपीपी होगी, इस 8 घंटे के वन शॉट के बाद ये 30-40 क्वेश्चन की डीपीपी लगा ले और लास्ट के 2 साल के पीवाईक्यूज यानी 2026 और 2025 के पीवाईक्यूज लगा ले। ये करने में तुझे एक चैप्टर करने में 5 से 6 दिन लगेंगे और तू आराम से इस चैप्टर को जेईई मेंस लेवल पे कंप्लीट कर सकता है। देख, एक बार जनवरी तक ना जेईई मेंस लेवल पे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए ना तो एडवांस लेवल पर भी ये चीज करी जा सकती है, समझ गया। तो इतना अगर हम काम कर लेते हैं तो हम अभी धीरे धीरे करके ना, मतलब समर वेकेशन में देख स्कूल भी बंद हो जाता है तो और प्रोडक्टिविटी से पढ़ाई कर सकते हैं। और जुलाई तक, अगस्त तक आते आते हम कहीं ना कहीं अपना बैकलॉग 45% जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, पहले जो चैप्टर्स मैंने बताए, इनको हम कहीं ना कहीं कवर कर लेंगे, ठीक। अभी अपन ने क्या करा, 11th को हम इस तरीके से कवर करेंगे। अब 12th पे आ जाते हैं। देख, अभी 12th के अंदर क्या कर रहे होगे तुम, सबसे पहला काम क्या करोगे, लेक्चर देखना चालू कर दोगे, ठीक है। अच्छा सा बैच ले लिया किसी का और लेक्चर देखना चालू कर दिया। पहली चीज, अगर तूने किसी एक कोचिंग का बैच चूज करा है, तेरे को पूरा यूट्यूब बोल रहा है कि यार इस कोचिंग का बैच तो बेकार है, इस कोचिंग का बैच ले ले, तो भाई बैच को स्विच अब मत करना। बहुत सारे कोचिंग 2.0, 3.0 ऐसे करके बैचेस निकालेंगे, कोई जरूरत नहीं जाने की। आप अपने 1.0 बैच के अंदर कंसिस्टेंसी बना के रखो, एक टीचर से सिनर्जी बना के रखोगे, तभी लॉन्ग टर्म में कॉन्सेप्ट्स दिमाग में बैठते हैं। अब लेक्चर देखने के लिए मैं आपको 3 सिंपल स्ट्रैटेजीज बताता हूं जो कि आपको टॉप 1% के अंदर लेकर आ जाएगी। टॉपर भी ऐसे लेक्चर को देखते हैं और नॉलेज ग्रैब करते हैं। देख, पहली चीज, कभी भी लेक्चर को देखते हुए पेन और कॉपी के बिना लेक्चर मत देखना। पेन और कॉपी के साथ लेक्चर देखना है। कोई कितना बोले नोट्स नहीं बनाने, भाई नोट्स की बात नहीं है। यहां बात है कि जब तू कोई चीज लिखता है ना
तो वो तेरे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं प्रिंट हो रही हो। तो हमें क्या करना है, हमें लेक्चर देखना है, साथ साथ नोट्स बनाते चलना है। लेकिन नोट्स कैसे बनेंगे, पहले हम एक बात को समझेंगे जो लेक्चर में चल रही है और समझने के बाद अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज, लेक्चर के अंदर जितने भी क्वेश्चन है खुद से ट्राई करे बिना कभी भी सोल्यूशन मत देखना। अगर खुद से ट्राई करे बिना तूने सोल्यूशन देखा तो वो लेक्चर का क्वेश्चन बर्बाद हो गया, वो तेरे दिमाग में कभी भी नहीं बैठने वाला है। और तीसरी चीज, आज अगर तू कोई लेक्चर देखता है तो जाके एक बार लेक्चर के नोट्स और जो क्वेश्चंस कराए गए तो उनको वापस से घर पे जाके रीट्राई जरूर करना। अगर तू ये काम नहीं करेगा वो लेक्चर कभी भी तेरे दिमाग में नहीं बैठने वाला है, तो इस चीज का खास ख्याल रख। दूसरी चीज, तो एक बार जब तू लेक्चर देख लेता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके बाद होती है ना, वो होती है सॉल्व एग्जांपल्स। अगर तू कहीं ना कहीं एक अच्छे सॉल्व एग्जांपल की डीपीपी या शीट उठा लेगा जहां पर बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं तेरे को वो जो थ्योरी तुमने पढ़ी थी ना उसको कैसे अप्लाई करना है इसका आइडिया लग जाता है। अब सॉल्व एग्जांपल्स तुम कहां से उठा सकते हो, देखो यार, अगर मैं फिजिक्स और मैथ के अंदर बताऊंगा यहां पर इसका मेन काम है। केमिस्ट्री के अंदर अगर तेरे को कहीं पे थ्योरी ही अच्छी तरीके से मिल जाए, क्योंकि क्वेश्चन में थ्योरी इन्वॉल्व होती है, तो वो काफी बढ़िया हो जाती है। ठीक है, और फिजिकल केमिस्ट्री में कहीं सॉल्व एग्जांपल्स मिल जाए। तो यहां पर अगर तू बात करूंगा फिजिक्स की, फिजिक्स के अंदर एचसी वर्मा सबके पास होती है, इसके सॉल्व एग्जांपल जरूर लगा लो। ऐसे कर लो कि आज अगर कोई टॉपिक पढ़ा है तो उसके टॉपिक ढूंढ के सॉल्व एग्जांपल्स कर लिए। अगर मैं मैथ की बात करूंगा तो मैथ्स के अंदर किसके सॉल्व एग्जांपल्स तुम लगा सकते हो, सिंगेज अगर तुम्हारे पास है इसके सॉल्व एग्जांपल्स लगा लो, अरिहंत की किताबें तुम्हारे पास है इसके सॉल्व एग्जांपल्स लगा लो। अब केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूंगा तो फिजिकल केमिस्ट्री में तेरे को सॉल्व एग्जांपल्स की नीड होगी। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में तेरे को बस एक ऐसी चीज चाहिए जहां पर थ्योरी ढंग से मिल जाए। ठीक, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, ये कोवेलेंट सीरीज की बुक आती है, इसमें फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर तेरे को अंदर मैंने क्यूआर दिया हुआ, वहां पर Q20 करके सॉल्व एग्जांपल्स मिल जाते हैं, जहां पर कंप्लीट ब्रेकडाउन दिया हुआ मैंने 20 क्वेश्चंस का, ताकि फिजिकल के क्वेश्चंस इजी हो जाए। और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के अंदर कंप्लीट थ्योरी इस तरीके से ब्रेकडाउन करके दी हुई है कि तू कंपैरिजन करके दो तीन चीजों को याद रख सकता है, और कलरफुल तरीके से कंटेंट बनाया है ताकि तू कहीं ना कहीं लंबे समय तक चीजों को याद रख पाए। ये Amazon और फ्लिपकार्ट से मंगा ले, सर्च कर लेना कोवेलेंट कॉम्बो, तेरे पास आ जाएगी, बहुत ही सस्ती है, कोई महंगी भी नहीं है। और ये जब तुम यूज करोगे तुम्हें अपने आप बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलेगा जब तुम क्वेश्चन सॉल्विंग करने उतरोगे। ठीक है, तो इसे यूज कर सकते हो केमिस्ट्री के अंदर। अगर मैं बात करूं पहली चीज जो तेरे को सॉल्व करनी है, बहुत सारे बच्चे अलग अलग किताबें उठा लेंगे, अलग अलग चीजें उठा लेंगे, बट पहली चीज जो तेरे को सॉल्व करनी है, बहुत सारे बच्चे अलग अलग किताबें उठा लेंगे, अलग अलग चीजें उठा लेंगे, बट पहली चीज जो तेरे को सॉल्व करनी है वो है कोचिंग की डीपीपीस। अब तेरे कोचिंग में अगर डीपीपीस नहीं मिलती है तो मॉड्यूल मिलता होगा। ठीक है, मॉड्यूल के अंदर आज अगर तूने कोई टॉपिक पढ़ा है तो उसी टॉपिक के क्वेश्चन ढूंढ के लगा लो, वो डीपीपी जैसा ही हो गया। डीपीपी में क्या होता है, बेसिकली अगर आज को टॉपिक पढ़ा है तो उसी टॉपिक की डीपीपी मिल जाती है। अभी जो डीपीपी है, इस डीपीपी को अगर आज टॉपिक पढ़ा है तो आज ही डीपीपी लग जानी चाहिए। अगर तूने आज टॉपिक पढ़ा है और तू कल लगा रहा है, परसों लगा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं दिमाग से निकल जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो भी सवाल नहीं बनते, तेरे पास एक मिस्टेक कॉपी होनी चाहिए जिसमें वो सारे सवाल नोट डाउन होंगे जो नहीं बने। और तीसरी चीज, जितने भी क्वेश्चन तूने सॉल्व करे उसके अंदर जो क्वेश्चन बन गया वो भी तेरे को एक बार सॉल्यूशन जरूर देखना है उसका, क्या तूने सही तरीके से बनाया था कि नहीं बनाया था। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि भाई अगर मेरा क्वेश्चन बन गया तो उसके बाद मैं उसका सोल्यूशन नहीं देखूंगा, क्या पता मैंने गलत तरीके से बनाया हो, क्या पता मैं तुक्केबाजी में आंसर लेकर आ गया हूं, और उस वजह से कॉन्सेप्ट हमेशा वीक रह जाते हैं। तो इन तीन चीजों का खास ख्याल रखना। फिर इसके बाद PYQs लास्ट के 2 साल के जेईई मेंस 2013 से लेके 26 तक के एडवांस के सारे लगा लेना, बट ये डीपीपी करने के बाद लगाना। डीपीपी वैसे भी मेंस लेवल होती है मोस्टली देखा गया है, तो उसके बाद आप मेंस के PYQ लगा सकते हो, और एक बार जब आप एडवांस की एक्सरसाइज कर लेते हो उसके बाद आप एडवांस के लगा सकते हो। ठीक है, अब एडवांस की एक्सरसाइज के लिए देखो मैं यही बोलता हूं बार बार कि जेईई एडवांस की एक्सरसाइज के लिए सबसे बढ़िया तरीका है आपके कोचिंग के मॉड्यूल्स। आप कोचिंग के मॉड्यूल के अंदर मेंस की एक्सरसाइज भी होती है, एडवांस की भी होती है। देख तूने मेंस की एक्सरसाइज तो कर ही ली ना, डीपीपी तो लगा ही ली, ठीक है, उतना मोड़ दे लेना, फिर क्लास के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अब अगर तुम मॉड्यूल उठा रहे हो तो मॉड्यूल सिर्फ एडवांस के लिए उठाओ, एडवांस का वहां पर एक्सरसाइज लगाओ, और जो PYQs दिए हुए ना PYQs भी एडवांस के लगाओ। ये चीज तुम मॉड्यूल के अंदर कर सकते हो। ठीक है, अब तुम्हारे पास सिंपल सा स्ट्रैटेजी हो गया। तुम भाई जब लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, मैंने कहा एक चैप्टर है, उस चैप्टर के 5 लेक्चर है। ठीक है, जब तुमने लेक्चर 1 देखा तुम उसकी डीपीपी लगा लो, जब लेक्चर 2 देखा उसकी डीपीपी लगा लो, लेक्चर 3 देखा उसकी डीपीपी लगा लो, लेक्चर 4 देखा उसकी डीपीपी, लेक्चर 5 देखा उसकी डीपीपी। ठीक, जब तूने अगला चैप्टर चालू कर दिया, इस समय पैरेलली काम क्या कर सकते हो कि पिछले चैप्टर के धीरे धीरे करके जेईई एडवांस की एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, तो तेरा ये चैप्टर धीरे धीरे कंप्लीट हो गया। ऐसे करके तू नेक्स्ट चैप्टर की साइकिल बना सकता है। इस तरीके से अगर तुम चलते हो, कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करते हो, सही टाइम टेबल को फॉलो करते हो, जो कि मैं आगे बताऊंगा, तो तुम बहुत आराम से जेईई एडवांस लेवल पर खुद को तैयार कर सकते हो। अब जेईई एडवांस के क्वेश्चंस में 3 चीजों का ख्याल रखना है। पहली चीज, जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे मिस्टेक कॉपी में जाएंगे, जैसे डीपीपी में बताया था। दूसरी चीज, क्वेश्चंस को 3 से 4 मिनट ट्राई करना, अगर नहीं बनते हैं सोल्यूशन देखो, सीखने की कोशिश करो। अगर 10 में से 2 से कम क्वेश्चन बन रहे हैं तो सॉल्व एग्जांपल्स की तरफ जाओ, एक बार उस पर्टिकुलर टॉपिक के सॉल्व एग्जांपल्स को समझो और उसके बाद सवालों पर, ठीक है, तभी बात बनेगी। अब अगर मैं बात करूं कुछ ऐसे चैप्टर जो क्लास 12 के अंदर इंपॉर्टेंट है, जो करने ही करने हैं, ठीक है, वो कौन से चैप्टर्स हैं? देख,
फिजिक्स के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स, रे ऑप्टिक्स, ये वो चैप्टर हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी की पूरी, जो यानी पी ब्लॉक, डीए ब्लॉक कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। और उसके अलावा वेक्टर 3D मैट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल कैलकुलस। भाई ये 5 चैप्टर में पीएचडी कर लेना, इनसे कम से कम नहीं तो 7 से 8 सवाल आते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, आपके अगर आप 12 सवाल कर आ जाते हो जेईई मेंस के अंदर, तो आप कहीं ना कहीं 98 परसेंटाइल से ऊपर लेकर आ सकते हो मैथ्स के अंदर। तो यानी 7 सवाल तो इसी से होगा और बाकी तो 11th भी करोगे आप थोड़ी सी, ठीक है। ये आपको ढंग से फॉलो कर लेना। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा टाइम टेबल की, देखो एक सही टाइम टेबल वो होता है जो कि आप प्रैक्टिकली लंबे समय तक फॉलो कर सको। वो टाइम टेबल नहीं होता है जो आपने बनाया, एक आइडियलिस्टिक टाइम टेबल आपने बनाया कि मैं सुबह उठूंगा 5 बजे और मैं 10 घंटे की पढ़ाई करूंगा, फिर मैं ये करूंगा वो करूंगा। अरे भाई फोन भी तो चलाओगे, पेरेंट्स से बातें भी तो करोगे, खाना भी तो खाओगे, सोओगे भी तो, दोस्तों के साथ बकवास भी तो करोगे फोन के ऊपर। सारी चीजें इंक्लूडेड होनी चाहिए ना टाइम टेबल में। और ये सारी चीजें इंक्लूड करके मैंने तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल रेडी करा हुआ है। तो ये मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में एक वीडियो है मेरा, वो मैं लगा दूंगा, उसको जाकर आप देखकर आना, अपना टाइम टेबल उसके अकॉर्डिंग रेडी कर सकती हो, ठीक है। तो ये चीज तो वहां से बन जाएगी। फाइनली आपने हर एक चीज कवर कर ली, बट अब रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखो रिवीजन स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। मॉक टेस्ट लगातार तेरी कोचिंग में हो रहे होंगे, तू अपने कोचिंग में मॉक टेस्ट देता चल, और उसके साथ साथ जो चैप्टर में मॉक टेस्ट में आ रहे हैं वो साथ साथ रिवाइज करता चल। अब रिवाइज करने के लिए 2 चीजें यूज करनी है। पहली चीज, अगर तेरे पास कोवेलेंट की किताब है तो केमिस्ट्री का तेरा शॉर्ट नोट्स का काम तो हो गया। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे खुद के शॉर्ट नोट ज्यादा बेटर होते हैं। भाई एक बार आप जब इस बुक को यूज करोगे तो आपको अपना आइडिया लगेगा कि देखो शॉर्ट नोट्स एक चीज है और ये एक अलग चीज है। दिस इज नॉट एक्जैक्टली शॉर्ट नोट्स, बट ये शॉर्ट नोट्स का काम कर सकते हैं क्योंकि ये कंटेंट बहुत डिटेल में, कलरफुल तरीके से और सही तरीके से लिखा गया, ठीक है। अब फिजिक्स के अंदर और मैथ के अंदर तुम क्या से रिवीजन कर सकते हो? देखो तुम सारे के सारे फॉर्मूला लिख लो शॉर्ट नोट में, ठीक है। जैसे चैप्टर खत्म हो सारे के सारे फॉर्मूला एक जगह नोट डाउन कर लो, नहीं है कहीं पर तुम नहीं नोट डाउन कर पा रहे हो तो कहीं से डाउनलोड कर लो, ठीक है। इसके बाद जो तेरे, जब तुम रिवीजन करने बैठोगे तो कैसे करोगे? तुम इस फॉर्मूला को रीड कर लो, वो चैप्टर के सारे फॉर्मूला रिवाइज हो गए, और जो तुम्हारे नोट्स में क्वेश्चन डलवाए गए एक बार उन क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट कर लो। अगर ये तूने 2 काम कर लिए तो तेरा वो चैप्टर पूरी तरीके से रिवाइज हो जाएगा। और रिवीजन करने का सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, सैटरडे और संडे ये 2 दिन उठा लो। इस दिन जो पूरे हफ्ते में करा था वो रिवाइज करते चलो। डेली के डेली जो लेक्चर करते जा रहे हो वो डेली के डेली घर पे आके एक बार कॉपी को एक बार देख लिया करो। और जब टेस्ट हुआ करे तो उससे पहले, जब तू इतना रिवीजन करके बैठा होगा ना, तो टेस्ट से पहले एक बार बस कॉपियां देखनी होंगी और जो सवाल सर ने क्लास में कराया वो देखने होंगे, बस तू टेस्ट के लिए तैयार हो जाएगा। अब हमें अब क्या करना है, 11th के को इस तरीके से कवर करना है कि 45% सिलेबस हम पहले कवर कर लें, उसके बाद बाकी बच्चा वो करे। और 12th को हमें कैसे करना है ये मैंने सारे यहाँ पर डिस्कस कर दिया। तो अब मेरे भाई इसको करना पड़ेगा, केवल सुन के मत जाना। ये सारी की सारी चीजें कवर करोगे, सही तरीके से करोगे, जेई क्रैक हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, सही तरीके से बच्चे कर नहीं पाते। तो इसको अच्छे से फॉलो करो। दिस इज ऑल, संगम जोहरी साइनिंग ऑफ।